लेकिन कांग्रेस जो इस दोनों चीज़ों के अंदर है, एक विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ दिखती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इन तीन मुद्दों को लेकर? अगर बात करें कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके ऊपर पूरा कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं जता पाए हैं। राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँचे लेकिन उनको भी स्टेज नहीं दिया गया। हुड्डा जी वहाँ पर पहुँचे, सुरजेवाला जी भी वहाँ पर मौजूद हुए, वहाँ पर जाके हालांकि वो किसानों के बीच रहकर आए हैं, उनकी स्थितियों को देख कर आए हैं, लेकिन क्या कारण है जो मानते हो कि किसान जो हैं वो उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, या कुछ और ही उनके कारण है जो कांग्रेस को वो वहाँ पर अपने साथ नहीं रख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं टुडे पोस्ट टीवी। इस समय हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद बयानी जी। इन्होंने बहुत दौर देखे हैं कांग्रेस के, बहुत उतार चढ़ाव भी इन्होंने देखे हैं। बहुत कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो इन्होंने इतने दौर देखे, एक बहुत अच्छा अनुभव इनका रहा है जो हमारे दर्शकों के साथ एक साझा करेंगे। कैसा लोकतंत्र आज से कई सालों पहले था और कैसा लोकतंत्र आज के समय में मौजूद है, उस बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज ये हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। आपका भी धन्यवाद, और जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो जैसे कि बात करें, कल जो थी 7वें दौर की बातचीत थी सरकार और किसानों के बीच में, जो कि असफल रही है। क्या मानते हैं, अगर एक लोकतंत्र की बात करें, क्योंकि आपके पास एक बहुत अनुभव है, बहुत ही कैसे कि काफ़ी समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे पार्टी को लेकर भी, और कह सकते हैं कि बहुत आंदोलन भी आपने अनुभव किए होंगे। तो लोकतंत्र का क्या मोल मानते हैं जो पहले रहा है और जो अब है? इस समय जो पूरे देश की जो परिस्थिति है, एक ताना सा लीडर के रूप में मोदी को देखा जा रहा है। वो केवल और केवल मन की बात करते हैं, सुनने को तैयार नहीं किसी भी बात की। और जब तक किसान मुद्दे की बात है, किसान मुद्दा इतना संगीन मुद्दा है कि देश की 12,000 अरब जो खुदरा व्यापार की व्यवस्था है सब इस पर टिकी है। 86% जो किसान हैं देश के, वो 5 एकड़ से नीचे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो कानून जो लागू कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में छोटा किसान उजड़ जाएगा। और केवल ये किसान ही नहीं उजड़ेंगे, पूरी देश की जो व्यवस्था जो है खुदरा बाजार की, ये सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है किसानों की। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन कानूनों की मांग किसने की? विश्व भर की जो पूंजीपति जो थे वो चाहते थे कि इस प्रकार के भारत के अंदर कानून लागू हो। क्यों? इन कानून लागू होने से क्या क्या फ़र्क पड़ेगा आपको क्लियर मैं बताता हूँ। पहले क्या था, हर एक प्रदेश की अपनी टैक्स व्यवस्था थी। हर एक प्रदेश में लाइसेंस लेना पड़ता था किसी को अगर परचेजिंग करनी हो। स्टोरेज पे हमारा बैन था। अब क्या है, ये व्यवस्था लागू होने से स्टोरेज पे बैन खत्म हो गया। कितना भी बड़ा स्टोरेज करें, अगर स्टोरेज होगा तो कालाबाजारी बढ़ेगी। लाइसेंस की बात करें, अलग अलग प्रदेशों की लाइसेंस व्यवस्था से पूंजीपति फारिग हो गया। और दूसरी तरफ और देखें हम, एक्चुअल में ये केंद्र की व्यवस्था ही नहीं है, ये प्रदेशों की व्यवस्था है। हर एक प्रदेश में अलग अलग प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है। तो वहाँ की स्थिति क्या रही है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, उस पर डिपेंड करती है। वहाँ पे किस प्रकार की टैक्स पॉलिसी के तहत किसानों की भी इनकम बढ़े और सरकार की भी इनकम बढ़े, ये सारी व्यवस्था उस पर डिपेंड करती थी। परंतु केंद्र ने इसको एक लेवल में लाने की जो कोशिश की, ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि आज क्या है, पूंजीपति को कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहेगी। वो कहीं भी परचेजिंग करें, कहीं भी वो स्टोरेज करें, अपनी इच्छा से फसल उगाएगा, अपनी इच्छा से फसल काटेगा। उससे क्या है, छोटे किसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कनाडा के अंदर ये कानून लागू है, और आज कनाडा के अंदर अगर देखा जाए तो किसान कितने कम हो गए। एमपी में 6 महीने पहले कानून लागू हुआ है, वहाँ की स्थिति आप देख लो। बिहार के अंदर ये कानून ऑलरेडी लागू है, वहाँ का किसान कितना प्रफुल्लित हो पाया। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप उन चीज़ों को देखें। मैं तो प्रधानमंत्री जी एक बात कहूँगा कि वो तानाशाही रवैया छोड़कर आप केवल मन की बातें मत करें। आपको देश की जनता की बात, किसानों की बात सुननी ही पड़ेगी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। चाणक्य से किसी ने पूछा कि आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आप क्यों नहीं राजा बन जाते हैं? तो चाणक्य ने क्या जवाब दिया? चाणक्य यही बोले भी मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी राजा वही होना चाहिए जिसको गृहस्थी का पता हो, जिसको परिवार का पता हो, जिसको रिश्ते निभाने का पता हो, जिसको अपने परिवार के ऊंच नीच का पता हो। बोले मैं इस योग्य नहीं हूँ।
अगर मैं बात करूं, मैं 3 मुद्दों को जोड़कर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जहाँ तक बात है कि कृषि का जो मुद्दा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, वो जो है राज्यों का मुद्दा होता है, लेकिन जो कानून बना दिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिए। दूसरा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से किसानों ने कहा, बातचीत चली, आंदोलन भी चला, उस बीच ये चीज़ रखी गई थी कि आपने किन से बात किया है, तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने किसानों से बात की थी, तब लाए थे। इस बीच जब एक पत्रकार ने आरटीआई लगाई, तो उस आरटीआई के जवाब में ये नहीं उन्होंने बताया कि हमने किस किसान दलों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने किसी किसान दल से नहीं बात की। लेकिन कांग्रेस जो इस दोनों चीज़ों के अंदर है, एक विपक्ष की भूमिका निभाने में असमर्थ दिखती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर? मुझे आपका प्रश्न बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कांग्रेस की जो भूमिका है, ये आपने क्वेश्चन उठाया ना, आपको कहाँ ऐसा लगा? पिछले सत्र के अंदर राहुल गांधी जी ने, जब हमारे केवल 14 सांसद थे, संसद में यही आवाज़ उठाई थी कि आप इन किसानों के विषय में सोचें, आप गरीब के विषय में सोचें, आप मजदूर के विषय में सोचें। अगर आप सोचोगे तो ये लोग आपके हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस को घाटा होगा। राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई थी। और आज भी जो स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस किसानों के साथ है। सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, कुमारी शैलजा जी प्रदेशाध्यक्ष है, हुड्डा साहब की बात करें विपक्ष के नेता हैं, सभी की एक मंशा है कि किसानों की समस्या का समाधान हो। और हमारे शीर्ष नेतृत्व में क्लियर कट कहा है, जैसे ही कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी, हम इन तीनों अध्यादेशों को समाप्त कर देंगे, नहीं रखेंगे। अगर बात करें कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके ऊपर पूरा कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं जता पाए हैं। राहुल गांधी जी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनको भी स्टेज नहीं दिया गया। हुड्डा जी वहाँ पर पहुँचे, सुरजेवाला जी भी वहाँ पर मौजूद हुए, वहाँ पर जाके, हालांकि वो किसानों के बीच रहकर आए हैं, उनकी स्थितियों को देख कर आए हैं। लेकिन क्या कारण है जो मानते हो कि किसान जो हैं वो उन पर विश्वास नहीं जता रहे हैं, या कुछ और ही उनके कारण है जो कांग्रेस को वो वहाँ पर अपने साथ नहीं रख सकते हैं? ऐसा नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है और उनके अपने निर्णय और अपने डिसीजन हैं। उन्होंने पहले दिन एक डिसीजन लिया भी किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम स्टेज पर बोलने नहीं देंगे। ये हमारा आंदोलन है। जिसने भी हमारा समर्थन करना है पीछे से करो। अब कांग्रेस की क्यों बात करते हैं? पूरे देश के विपक्ष को कहीं आगे आने दिया उन्होंने? वो कहते हैं हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, और वो लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है, वो अपने मंच से किसी राजनीतिक नेता को इसलिए नहीं बोलने दे रहे। अब देख रहे हैं, ये तो बीजेपी वाले रोज ही शोर मचा रहे हैं भी ये कांग्रेस करवा रही है, ये और विपक्ष करवा रहा है। इसके साथ और भी कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जैसे कि अगर सिखों को लेकर बात की जाए, काफ़ी मात्रा में सिख है, तो खालिस्तानी का मुद्दा भी जोड़ा गया था। पाकिस्तान से फ़ंड आया है, चाइना से फ़ंड आया है, ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम जोड़े गए हैं। कि अगर मैं एक बात करूं कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, उसके अंदर क्या होता था कि कांग्रेस कटघरे में थी और आंदोलनकारियों का साथ दिया जाता था। लेकिन अब का जो आंदोलन का दौर आया है, वहाँ पर आंदोलनकारी कटघरे में और सरकार का साथ दिया जा रहा है। तो क्या कारण मानते हैं ऐसी स्थितियाँ क्यों बन पड़ी है? पहली बात तो मैं ये पूछूंगा, आज वो अन्ना हजारे जी कहाँ हैं? जब कांग्रेस के विरोध में जब आंदोलन पे बैठे थे, आज कौन से बिल में छुप के बैठे वो? इसी तरह बाबा रामदेव की बात करें, वो काला धन लाने की बात करते थे। कहाँ है बाबा रामदेव? कहाँ से आया काला धन? आया क्या कहीं से? बल्कि उसके बाद में काले धन की परसेंटेज जब से बीजेपी सरकार आई है, विदेशी स्विच बढ़ी है। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, किसानों के विषय की जो बात कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी ने इस देश की आज़ादी के अंदर क्या बलिदान नहीं दिए? आज ये सरकार उनको खालिस्तानी बता रहे हैं या पाकिस्तान के फंड की बात करें, ये तो सरकार की नालायकता है। और आम आदमी, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार का व्यवहार या किस प्रकार का आंदोलन को कुचलने के लिए ये वाजपेयी प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का एक छोटा सा मुद्दा है जिसके ऊपर हमने पहले भी एक न्यूज़ चढ़ाई थी, जिसके अंदर कह सकते कि सरकार ने एक वादा किया था कि हम 250 रुपये हर साल जो है पेंशन के अंदर इजाफा करेंगे। सरकार के जो वित्त मंत्री है वो एक चीज़ कहते हैं कि जब से हम जीएसटी लाए, जो हमको टैक्स मिला है उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन सरकार दूसरी तरफ एक चीज़ कह रही है कि कोरोना के कारण हमारा इतना नुकसान हो गया कि जो हमने 250 रुपये का इजाफा था वो इस साल नहीं कर सकेंगे। क्या कारण है कि ये दो तरफा जो चीज़ें वो दिख रही हैं? सरकार दो पार्टियों की बनी हुई है इस टाइम, तीसरे आज़ाद हो गए, बीजेपी, जेजेपी और आज़ाद कैंडिडेट। जेजेपी का तो ये भी वायदा था कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं 250 रुपये बढ़ाएंगे। 1.5 साल सरकार बने होंगे श्रीमान,
अभी तक ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लागू नहीं कर पाए। ये सरकार अंधेरे में चला रहे हैं। और ये देखें, युवाओं से इन्होंने वायदा किया, ग्रामीण युवाओं से, कि नौकरियों में 10% ग्रामीण युवाओं की भागीदारी रहेगी। महिलाओं से इन्होंने जो वायदे किए, आज क्या महिलाएं सुरक्षित है प्रदेश के अंदर? प्रतिदिन किसानों की अगर मैं संख्या बताऊं, देश के अंदर 45 किसान जो है आत्महत्याएं या डेथ का रेशो सामने आ रहा है। किस वजह से? कर्जे की वजह से। और जो प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा, आम आदमी वजन डालते हो, आप मकान बनाना चाहते हो, जो 50 साल से 100 साल से जो नगर बसे हुए हैं वहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया इन्होंने। मतलब ये सरकार तो ऐसे भी कटोरा लेके घूम रही है भी कैसे भी किसी भी तरीके से पब्लिक की जेब से पैसे निकालें। इसी तरह ये किसानों को फंसाना चाहती थी। अब किसान एकजुट हो गए, अपने आने वाली पुस्तिदी और जो पुश्तें हैं उनके लिए सोचने लगे। नहीं तो उनको ही पता था कि आने वाले समय में उनके बच्चे उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर इस प्रकार का आंदोलन नहीं करोगे। और प्रदेश की स्थिति तो भाई पूछो मत। प्रदेश के अंदर जो हालात है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात कर लें, चाहे लाभ व्यवस्था की बात कर लें, चाहे विकास की बात कर लें, चाहे बेरोजगारी के लिए बात कर लें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर लें, कौन सी व्यवस्था में हमारे प्रदेश ने तरक्की की है? आप बता दें, अगर कोई है तो बताएं। अगर हम सिरसा की बात करें तो अभी सिरसा में कुछ दिनों पहले हैं उपचुनाव हुए 29 नंबर वार्ड को लेकर। कह सकते हैं कि अगर पिछली बार का माहौल रहे तो कि बीजेपी की एक लहर थी जिसके अंदर जो है कह सकते हैं कि काफ़ी जो है उपचुनाव मतलब चुनाव जो हुए थे इधर एमसी के, उसके अंदर बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार जो था कि एक अलग सी लहर ही थी, बीजेपी के खिलाफ लहर थी। लेकिन उस बीच भी जो है कांग्रेस जो है चौथे पायदान पर आई है। सिरसा के अंदर क्या मानते हैं कि क्या जो नेतृत्व में कुछ कमियाँ आपको लगती हैं? देखिए, मैं नेतृत्व की कोई कमी नहीं समझूंगा। जितने भी हमारे सिरसा के अंदर जो नेता हैं कांग्रेस के, सभी ने पूरी मेहनत की। और जब तक चौथे नंबर की मैं बात करूंगा, उस वार्ड के अंदर कांग्रेस शून्य से चालू हुई थी। और जो 355 वोट लेके गए ना, ये भी एक बहुत अच्छी तरक्की है। बीजेपी की लहर नहीं होना और कांग्रेस की लहर से अगर काउंटिंग करें, हमने सिद्धांतों पे चुनाव लड़ा। और सिद्धांत क्या कहते हैं कि अगर आपने वोट लेना है तो उस पर पैसा, वोटर्स को पैसा ना देना पड़े। जिन लोगों ने चुनाव जीते हैं, या जिन बीजेपी की भी बात कर लूँ, या जिन्होंने चुनाव जीता है, ये तो खुलेआम सारा काम हुआ है। आज पूरे प्रदेश के अंदर सिरसा का नाम बदनाम हुआ है। कह सकते हैं कि गोकुल सेतिया जी ने भी इल्ज़ाम लगाए थे, जो गोविंद कांडा जी ने हैं पैसे बांटे हैं, और भी काफ़ी जनों पर ये इल्ज़ाम रहे हैं। तो क्या मानते हैं, क्या माहौल रहा है? एक उपचुनाव को लेकर जो है पैसा भी चला है, कह सकते हैं कि जो शराब है कि एक कहीं ना कहीं तो हर सारे नेताओं की तरफ से एक बातें होती हैं कि हमें नशा मुक्त करना है, लेकिन जहां चुनाव आ जाते हैं वहीं पर पैसा भी आ जाता है, नशा भी बांटना पड़ता है। क्यों? देखो, गोकुल सेतिया ने क्या कहा मुझे नहीं पता। उसने कहीं ना कहीं देखा होगा, इस प्रकार की स्थिति देखी होगी, तभी उन्होंने बात की। क्या कांग्रेस ने पैसे बांटे या कोई कांग्रेस ने शराब बांटी? मैं वो तो कह रहा हूँ, हमने ये चुनाव सिद्धांतों पे लड़ा है। बात वोट मायना नहीं रखते। 355 वोट आए, मैं कहता हूँ 355 नहीं, वो पूरे वार्ड के वोट हमारे को आए हैं। जो सिद्धांतों पे चलने वाले जो लोग हैं उन्होंने हमें वोट दिया है। और जब आने वाला समय कितना है, नाई बाल के तो सामने आ जाएंगे, 9 महीने बाद फिर चुनाव है। जो भी वहाँ कैंडिडेट बनाए, मैं उसको बधाई देता हूँ। वो कैंडिडेट 9 महीने के अंदर, कोई ये नहीं कि भी नगर पालिका की सत्ता बदल देगा, उसकी योग्यता कितनी वो सामने आ जाएगी। और हमारे जो उम्मीदवार थे, दोनों मियाँ बीवी दोनों वकील थे। नगर पार्षद का क्या काम होता है? शनाख्त करना, मेन काम ये रहता है। या उस एरिया की जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था है, या गलियों की है, या नालियों की है, या पानी की है, या किसी की पेंशन बननी है, इस प्रकार की व्यवस्था। देखो, हमारी पार्षद अगर बनती तो सब काम करती। और आज जो पार्षद बनी है उसके हस्बैंड मैक्सिमम काम करेंगे। तो यही फ़र्क था। हमने लोगों को समझाने की कोशिश की, और जो सिद्धांतवादी लोग थे हमें उन्होंने वोट दिए। मैं तो कहता हूँ उस वार्ड से हम जीत के आए, हारे नहीं हैं।
उस वार्ड से हम जीत के आए, पहले से हमारी अच्छी स्थिति रही। अगर अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारी जो जनता से भी काफ़ी बातचीत हुई, उसके बीच में रखा था कि जो आंदोलन है कुछ शब्दों के बीच में उलझता बार बार दिखाई दिया, जैसे कि खालिस्तानी को लेकर, और चीज़ है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किसान आंदोलन ही क्यों है, ये जन आंदोलन क्यों नहीं है। क्या कारण है कि ये जो है सिर्फ एक किसानी का ही मुद्दा है, या आम जनता के जनजीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये किसान आंदोलन नहीं, एक्चुअल में ये जन आंदोलन ही है। सरकार ने सारी मैनेज करके इसको केवल किसान आंदोलन के रूप में दिखाया हुआ है। आम जनता कितनी उस बॉर्डर पर पहुंची है किसानों का साथ देने, क्या कोई इकल्ला व्यक्ति कायम हो सकता है? बिना आम जनता के कोई आंदोलन कायम नहीं हो सकता। कितनी आम जनता वहाँ सहयोग के लिए, चाहे वो रोटी पानी की बात की व्यवस्था की बात हो या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की बात हो, हर व्यक्ति अब कोई दिल से कर सकता है, कोई मेहनत कर सकता है, कोई पैसे दो लगा सकता है। हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है। हर व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल है। चाहे वो प्रदेश की बात करूँ, चाहे देश की बात करूँ, वो बात अलग है। कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग बोल लेते हैं। सबको अपना भविष्य नज़र आ रहा है कि अगर आज इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है, मैंने पहले आपको बताया 12,000 अरब की जो खुदरा व्यापार की व्यवस्था है वो सारी ध्वस्त हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को पता है, समझदार है लोग, रोटी खाते हैं भाई, और रोटी खा के लोग बुद्धि भी रखते हैं अपनी, सब समझ रहे हैं। परंतु ये तानाशाही सरकार से कुछ लोग डर भी रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा किसान आंदोलन के अंदर जब मंडी वालों ने और ने हड़ताल की, कितने इनकम टैक्स के छापे पड़े, कहीं निकला क्या कुछ किसी के पास। परंतु इस प्रकार के डराने की जो व्यवस्था है, कोई पत्रकार भाई बोलता है तो या तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है या वो अंदर होता है। पिछले 6 साल के अंदर कितनी आप लोगों को आज़ादी है, ये यार आप देखो, मेरे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही देखो, कोई डेयरिंग कर लेता है और कोई नहीं डेयरिंग कर पाता, और मेरे जैसे खुल के बोल देता है भी ये प्रधानमंत्री नहीं, ये गप्पू प्रधानमंत्री है। पूरे विश्व के अंदर आप ये मान के चलना, आज मोदी जी की जो छवि जो बनी हुई है, ये गप्पू प्रधानमंत्री के रूप में बनी हुई है, और ये पूरा देश जानता है। परंतु हम लोग खुल के बोल देते हैं, कोई नहीं बोल पाता है। फ़र्क खाली इतना ही है। तो ये थे हमारे साथ आनंद बयानी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत किया और बताया कि जो हमारे लोकतंत्र है उसके अंदर क्या परिवर्तन आ चुका है, और कह सकते हैं कि जो एक शब्दों के खेल में ये जो आंदोलन है वो बट गया था, कि हम मान रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है इस आंदोलन का हिस्सा होने के लिए कि आप हल ही चलाते हैं। अगर आप उस किसान से बनी हुई कनक की रोटी खा रहे हैं तो भी आप इस आंदोलन का हिस्सा हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और किस मुद्दों पर वीडियो लेकर आएँ तो नीचे दिए गए सेशन में कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।